इससे पहले की क्लास में हमने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा है। मैं हूं आपका बायो टीचर शंभुनाथ। आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। और हम अपनी तरफ से और अपनी सरप्राइज़ ऑनलाइन लर्निंग टीम की तरफ से इस समय किए जा रहे प्रयास में यह चाहूँगा कि आपका जो लर्निंग मटेरियल है वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। इसीलिए सभी टीचर ऑनलाइन जो है अपने अपने टाइम पे आपको मिलते हैं। बायोलॉजी में जो यह दूसरा लेसन है वर्गीकरण का, उसमें प्रोटिस्टा जगत के बारे में हमने यह देखा था कि जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं उन्हें हम प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सभी को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। उनमें से कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वो तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट होते हैं। और कुछ में ऐसा होता है कि वह उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं दिखाई देती उन एक कोशिकीय जीवों में, तो उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा नहीं कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को कुछ ऐसे जैव वैज्ञानिक हैं जो कि पादप की श्रेणी में भी उन्हें रखते हैं। अध्ययन के लिए प्रोटिस्टा को क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, अवपंक कवक या जिसे स्लाइम मोल्ड्स भी कहा जाता है, और प्रोटोजोआ में बांट कर इनके बारे में, प्रोटिस्टा जगत के बारे में अध्ययन किया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में। उस आधार पे हम यह देख सकते हैं कि उनमें हमने पढ़ा था कि किस तरह के जीव में, किस तरह के समूह में किस तरह के जीव रखे जाते हैं। जहाँ क्राइसोफाइट में डायटम्स और सुनहरे शैवालों को रखा जाता है जो कि लवणीय और स्वच्छ दोनों तरह के जल में पाए जाते हैं। यह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और जलधारा के साथ निश्चेष्ट बहते रहते हैं। इनकी जो खोल होती है उसमें सिलिका का जमाव होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से भी जानते हैं। इनकी खोल को, उसमें सिलिका का जमा होता है, इसलिए जहाँ इनकी कॉलोनी होती है, जहाँ ये बहुत बड़े समूह में रहते हैं, वहाँ पे जब ये मृत होते हैं तो एक मिट्टी जो निर्मित होती है उसे हम डाइटोमेट्रियस मिट्टी कहते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी होती है। उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट होते हैं दूसरे प्रोटिस्ट। डायनोफ्लैजिलेट प्रकाश संश्लेषी होते हैं जो कि वर्णकों की उपस्थिति के कारण नीले, हरे, भूरे और पीले रंग के दिखाई दे सकते हैं, लाल रंग के दिखाई दे सकते हैं। इनमें भी फ्लैजेला पाए जाते हैं। और तीसरे तरह के होते हैं यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड प्रोटिस्ट जो है उनमें प्रमुख जो एग्जाम्पल है उसका वह यूग्लिना है। इनकी विशेषता यह है कि प्रकाश होता है तो प्रकाश पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, क्योंकि इनमें इनके भीतर पौधों की तरह जो है वह क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि उच्च पादपों में पाया जाता है। इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बना लेते हैं। और फिर हमने देखा कि जो अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं है, प्रकाश उपलब्ध नहीं है, तो यह प्राणियों की तरह शिकार करके भी भोजन कर सकते हैं। उसके बाद अवपंक कवक रखे जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। अवपंक कवक का मतलब है कि स्लाइम मोल्ड्स भी कहा जाता है। अवपंक कवक यह है कि इनमें जो लक्षण होते हैं वह कवकों की तरह होते हैं, लेकिन चूंकि एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव है इसलिए इन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। लेकिन इनके और भी लक्षण वह कवकों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें हम अवपंक कवक या स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। अवपंक कवक जो है वह कवकों के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। मृत पोषी होते हैं, सड़े गले जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियाँ जब होती हैं तो बीजाणु बना के जनन करते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा जगत का जो सबसे विस्तृत बड़ा समूह है वो प्रोटोजोआ का है। प्रोटोजोआ सभी जो है वो परपोषी हो सकते हैं, स्वपोषी हो सकते हैं, परजीवी के रूप में रह सकते हैं, तो किसी भी तरह इनका जीवन यापन हो सकता है। और इन्हें 4 समूहों में बांट के इनके बारे में अध्ययन किया जाता है प्रोटोजोआ के, जो कि अमीबीय प्रोटोजोआ होते हैं। अमीबा जिसका प्रमुख उदाहरण है, कूटपादों की सहायता से चलते हैं। फिर कसाभी प्रोटोजोआ होते हैं जिनमें कसाव पाया जाता है, जैसे यूग्लिना के तरह के जीव। इनमें फ्लैजेला होता है, उस फ्लैजेला के सहायता से यह गमन और शिकार करने की क्रिया करते हैं। और इसका प्रमुख उदाहरण है कि जो स्लीपिंग सिकलेंस बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमा, वह कसाभी प्रोटोजोआ समूह का सदस्य है। उसके बाद पश्चिमाभी प्रोटोजोआ होते हैं जिनमें सीलिया पाए जाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। तो वह उस सीलिया या पश्चिमाभ की सहायता से भोजन की जो पकड़ने की क्रिया है उसको पूरा करते हैं। तो उसके बाद स्पोरो जो होता है, जो कि जिसका प्रमुख उदाहरण हमने देखा था कि प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया
का जो प्रोटोजोआ है वह प्लाज्मोडियम होता है। तो ये सारी चीज़ें पिछले जब लेसन्स में पढ़ चुके हैं, एक बार कोई रिवीजन करना ज़रूरी था, चूँकि आप कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर कर लें। आज कवक जगत में शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। मैं हूँ एस एन वर्मा। चलिए देखते हैं आज का लेसन। कवक जगत, सबसे बड़ी पहली चीज़ ये कहाँ रहते हैं इसके बारे में देख लिया जाए। वास स्थान कहाँ होता है। वास स्थान जो है ये सड़े गले पदार्थों पर ही उगते हैं कवक। जैसे हमने अभी पिछले लेसन स्लाइम बोल्ट्स के बारे में बताया था कि उनका लक्षण यही होता है कि सड़े गले पदार्थों पर उगते रहते हैं। तो कवकों का यह प्रमुख लक्षण है कि वह सड़े गले पदार्थों पर ही उगते हैं, और या सड़ते हुए पदार्थ रोटी हो सकती है, लकड़ियाँ हो सकती हैं, कोई भी जैविक पदार्थ सड़ता हुआ हो सकता है जिन पर यह उगते हैं। सामान्य छत्रक या मशरूम वह कवक ही है, या कुकुरमुत्ता जिसे देखते हैं हम सामान्य रूप से बरसात में सड़ती हुई चीज़ें के ऊपर उगते हुए, वह भी कवकों का ही उदाहरण माना जाता है। सरसों की पत्तियों पर कुछ सफ़ेद धब्बे भी दिखाई देते हैं, या रोटी तथा बियर बनाने में भी एक उसकी कवक का उपयोग होता है जिसे ईस्ट के नाम से जानते हैं। गेहूं का कीट रोग भी जो है कवक के कारण होता है, वह पक्सीनिया होता है जिस कवक के कारण होता है। तो कहीं भी परजीवी के रूप में या सड़े गले पदार्थों पर कहीं भी इनका निवास स्थान हो सकता है। पेनिसिलियम एक ऐसा कवक है जिससे प्रतिजैविक का निर्माण होता है। और उसके बाद जो है फंजाई का वास स्थान बहुत विस्तृत होता है। यह हवा, जल, पानी, मिट्टी हर जगह पाए जाते हैं, और जंतुओं तथा पौधों के ऊपर भी पाए जाते हैं। ऊपर हमने यहाँ पे देखा कि कहाँ कहाँ यह मिल सकते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया से बचाने के लिए ही अपने हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिससे यह उन पे अपना वास स्थान न बना सकें। अगली चीज़ है संरचना। संरचना के बारे में अगर कवक की बात की जाए तो यह एक कोशिकीय ईस्ट को छोड़ दिया जाए और न्यूरोस्पोरा इनको छोड़ दिया जाए तो इनका पूरा जो शरीर होता है कवकों का वह तंतुमय होता है, और जो कि एक लंबी पतली धागेनुमा संरचना होती है। लेकिन ईस्ट उसमें अपवाद है, यह तंतुमय न होकर के एक कोशिकीय कवक है। कवकों के तंतु को जो है कवक जाल या माइसिलियम कहा जाता है। कवकों की जो पतली संरचना होती है, कवक के तंतु जो होते हैं वह हाइफा तंतु को कहते हैं अंग्रेजी में, और जब वो जाल के रूप में इकट्ठा दिखाई देते हैं तो उस जाल को हम कवक जाल या माइसिलियम कहते हैं। कवक तंतु एक सीधी सतत लगातार मिलने वाली नलिकाकार संरचना होती है। जो तंतु है वह एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जैसे पतली पतली नलियाँ होती हैं, और इनके बीच में अनेक केंद्रक रहते हैं, इसलिए इसे बहुकेंद्रकीय मानते हैं। और इसके भीतर, इसी नली के भीतर कोशिका द्रव्य भरा रहता है। इस तरह की संरचना को सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, संकोशिकीय संरचना कहा जाता है, या संकोशिकीय तंतु कहा जाता है, जिसमें बीच में कोई दीवार ना हो, सीधे कई केंद्रक भरे हुए हों और उसमें साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भरा हुआ हो। इस तरह की संरचना को हम संकोशीय संरचना कहते हैं। तो कवकों का जो तंतु होता है वह संकोशीय तंतु होता है। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। यह इनकी एक सामान्य संरचना है कि यह सामान्यतः तंतुओं से मिलकर बने हुए शरीर वाले होते हैं। मतलब कई जो तंतु होते हैं या हाइफी होते हैं वो इकट्ठा होकर के जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसे हम कवक जाल कहते हैं। और यह कवक जाल जो है उसे हम माइसिलियम के नाम से भी जानते हैं। कवक जाल में जो तंतु हैं जो उस कवक जाल को बनाते हैं, वह तंतु उनके बीच में वह नलिकाकार होते हैं, कहीं भी जो है वो दीवार नहीं पाई जाती है, सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। और यह इनमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है और अनेक केंद्रक जो है वह उसी में घूमते रहते हैं। तो इस तरह के संकोशिकीय संरचना कवक के तंतुओं की होती है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। पोषण देख लिया जाए अगर, तो पोषण
की स्थिति जो कवकों की होती है, सामान्य रूप से सभी जो है वह परजीवी होते हैं और मृत पदार्थों से, घुलनशील पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ अवशोषित करते हैं। यह मृतजीवी, परजीवी या कभी कभी एक ऐसा दूसरा पौधा है लाइकेन, शैवाल उसमें और यह कवक दोनों मिल करके आपस में सहजीवन जीवन व्यतीत करते हैं, सहजीवी का जीवन व्यतीत करते हैं। तो शैवाल और कवक से मिली हुई संरचना को लाइकेन के नाम से जाना जाता है। तो हमें तीनों तरह के पोषण देखने को मिलते हैं, मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी। यहाँ पे मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी तीनों तरह की संरचना हमें, सहजीवी पोषण, तीनों तरह का पोषण हमें दिखाई देता है। जनन की क्रिया देख लिया जाए, जनन कैसा करते हैं कवक। जनन की क्रिया में जो है फंजाई में जनन की जो प्रमुख विधियां हैं वह यह हैं कि पहला है कायिक जनन। कायिक जनन मतलब शरीर के किसी हिस्से से जनन की क्रिया जब होती है तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। कवकों में कायिक जनन देखने को मिलता है। जो तंतु होते हैं वह टूट जाते हैं। इस प्रकार के जनन जो कायिक उनके शरीर से होता है वह तंतु कई हिस्सों में टूट जाते हैं, जिसे खंडन कहते हैं या विखंडन कहते हैं। और कभी कभी उसी तंतु में से एक दूसरा तंतु भी निकल आता है, जैसे शाखाएं निकलती हैं पौधों में, उस तरह एक दूसरा तंतु निकल आता है जो बाद में उस मुख्य तंतु से अलग होकर के नया जीवन व्यतीत करने लगता है। इस तरह की जो जनन को हम मुकुलन कहते हैं। तो कायिक जनन में तीन तरह से खंडन, विखंडन या मुकुलन विधि द्वारा कायिक जनन फंजाई में हो सकता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में बीजाणुओं का निर्माण होता है एक ही पौधे में। उसमें जो है दो पौधे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो एक ही पौधे में बीजाणु बन जाते हैं कवक के, और उस बीजाणु को कोनिडिया के नाम से जाना जाता है, या धानी बीजाणु या चल बीजाणु। यह बीजाणु जो है धानी में बनने वाले हो सकते हैं, चलने वाले हो सकते हैं। तो अलैंगिक बीजाणु भी कई तरीके के होते हैं और इन बीजाणुओं की सहायता से कवक में, फंजाई में अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन की क्रिया में क्या होता है? लैंगिक जनन जो करने वाले जननांग हैं या जनन की क्रियाएं हैं वह होते हैं निषिक्तांड। ऊस्पोर बनते हैं, ऊस्पोर की सहायता से लैंगिक जनन हो सकता है। एस्कस बीजाणु की सहायता से लैंगिक जनन हो सकता है, या बेसिडियम बीजाणु के द्वारा लैंगिक जनन हो सकता है। अब आपके दिमाग में यह हो सकता है स्ट्राइक करे कि निषिक्तांड क्या होते हैं, एस्कस बीजाणु क्या होते हैं, बेसिडियम बीजाणु क्या होते हैं। तो इन शॉर्ट जान लीजिए, बाकी विस्तृत स्तर पर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे जब कवक के बारे में पढ़ा जाएगा वहाँ पे। निषिक्तांड सामान्य रूप से जो स्पोर बन जाते हैं दो कवक तंतुओं के मिलने के बाद। उसमें लैंगिक जनन में दो तरह के स्ट्रेन वाले कवक के जो धागे हैं, माइसिलियम है या तंतु हैं, वह आपस में जुड़ जाते हैं और वहाँ पे एक संरचना बन जाती है, और उससे बनने वाले बीजाणुओं को हम ऊस्पोर कहते हैं। एस्कस बीजाणु एस्कोमाइसिट्स के जो सदस्य हैं उनमें एक संरचना बनती है जिसे हम एस्कस कहते हैं, थैली के रूप में होती है, और यह एस्कोकार्प के भीतर लगी हुई होती है। और यह एस्कस जो है, उस एस्कस में उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं को एस्कस बीजाणु के नाम से जाना जाता है। इनकी संरचना और कार्य ठीक निषिक्तांड के समान ही होते हैं, लेकिन चूँकि यह एस्कस के भीतर, एस्कोकार्प के भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हम एस्कस बीजाणु कहते हैं। वैसे ही बेसिडियम के भीतर उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं को बेसिडियोमाइसिट्स के जो सदस्य हैं, कवक हैं, वह बेसिडियम बीजाणु उत्पन्न करते हैं। तो सभी तरह के बीजाणु जो है उनसे लैंगिक जनन की क्रिया होती है। या जो बीजाणु होते हैं हर तरह के, चाहे निषिक्तांड हो, एस्कस बीजाणु या बेसिडियम बीजाणु, सभी जो है बीजाणु वह एक फ्रूटिंग बॉडीज में उत्पन्न होते हैं। इन फ्रूटिंग बॉडीज़ के आधार पर भी हम कवकों में विभाजन करते हैं, उनका वर्गीकरण भी करते हैं। तो यह सभी प्रकार के बीजाणु फलन का या फ्रूटिंग बॉडीज में लगे हुए होते हैं। लैंगिक चक्र में 3 सोपान होते हैं लैंगिक जनन की क्रिया में। यह जो बीजाणु बनते हैं उन 3 स्टेजेस में बनते हैं। पहला यह होता है किसी भी तरह के बीजाणु के निर्माण में, पहला यह होता है कि 2 चल अथवा अचल, उन्हीं हाइफा युग से युग्मकों का निर्माण होता है। जो माइसिलियम कवक तंतु होते हैं उनसे 2
चलने वाले अथवा ना चलने वाले युग्मकों का निर्माण होता है और उन युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, वह आपस में जुड़ते हैं। जिस क्रिया को हम प्लाज्मोगामी कहते हैं, जिसमें दो युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ते हैं, उसे हम प्लाज्मोगामी के नाम से जानते हैं। और जब प्लाज्मोगामी की क्रिया हो जाती है तो प्लाज्मोगामी के बाद केंद्रक जो उसमें पाए जाते हैं दोनों युग्मकों के भीतर, उनका संलयन होता है। इस क्रिया को हम कैरियोगामी या केंद्र संलयन भी कहते हैं। उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। तो युग्मनज में मियोसिस होती है, चूँकि जो उसकी मेन हाइफी कवक तंत्र होता है वह उसमें एक गुणित होता है, एक यन होता है, कहने का मतलब आधा ही जोड़े में नहीं रहता है गुणसूत्र। तो युग्मनज में मियोसिस होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनता है और उस बीजाणु से जो है वह फिर नए कवक का निर्माण होता है। यह मियोसिस युग्मनज में इसलिए होता है क्योंकि लैंगिक जनन के समय जो दो अगुणित तंतुओं के जुड़ने के कारण एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ है, तो उससे फिर मियोसिस होगी तो एक अंगुणित बीजाणु बनेगा जिससे नया कवक विकसित होगा। कुछ ऐसे कवक होते हैं जिनमें यह जो जुड़ने की प्रक्रिया है केंद्रक के या कैरियोगामी की वह नहीं होती है, जैसे संलयन के तुरंत बाद नहीं होती है, लेकिन कुछ में ऐसा है कि उनमें तुरंत एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। जो एस्कोमाइसीड्स के सदस्य होते हैं उनमें प्लाज्मोगामी के बाद जब कैरियोगामी होता है उनमें जो युग्मनज बनता है वह एक द्विगुणित कोशिका की तरह नहीं होता है। उसमें दोनों केंद्रक उस प्लाज्मोगामी के बाद कैरियोगामी नहीं होती है, कैरियोगामी रुक जाती है। और कैरियोगामी नहीं होती है तो चूँकि प्लाज्मोगामी कंप्लीट हो चुकी है तो एक ही युग्मक के भीतर दो केंद्रक हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम मध्यवर्ती द्विकेंद्रकीय अवस्था कहते हैं, जिसमें दोनों केंद्रक अपने गुणसूत्र अलग अवस्था जो है गेन किए होते हैं, अलग अलग लिए रहते हैं, लेकिन दोनों केंद्रक अलग अलग बने हुए होते हैं। तो जो यह एस्कोमाइसीड्स की वर्ग के सदस्य हैं इनमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है और बाद में यह दोनों दो केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और द्विकेंद्रकीय अवस्था जो है वह एक युग्मनज का निर्माण हो जाता है बाद में, और यह एक द्विगुणित फलनकाय फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं। युग्मनज के बजाय वह द्विगुणित फलनकाय बना लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण कर देते हैं, जिसमें मियोसिस होता है और अगुणित बीजाणु बनते हैं। तो एस्कोमाइसीड के सदस्य उनमें कैरियोगामी तुरंत नहीं होती है, रुककर होती है, द्विकेंद्रीय अवस्था पाई जाती है और बाद में जब जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं वह द्विगुणित होती हैं और उन फ्रूटिंग बॉडीज़ में मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद फिर जो है वह अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो यह इनमें जनन की क्रिया थी, लैंगिक, कायिक और अलैंगिक। इस लेसन में यह काफ़ी इम्पोर्टेंट यह है कि हमें जनन जनन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद हम इसके पहले इनका वासस्थान देख चुके हैं कि वासस्थान क्या होता है कवकों का, और उसके बाद हमने देखा कि इनकी जो संरचना होती है वो किस तरह होती है और पोषण की क्रिया जो होती है वह किस तरह होती है। तो यह था आज का लेसन। इस लेसन से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उसे आप हमसे तुरंत जो है उसको डाउट को क्लियर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, घर पर बने रहिए, महामारी का समय है। और हम अपने नए लेसन के साथ जो अगला पार्ट है इसका कवकों का वर्गीकरण, उसके साथ मिलते हैं आपको। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं।